हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि मात्रक कैसे बनाया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमको सीखना था। 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है तो फिजिक्स आपके लिए फिर बहुत बड़ा हवा हो जाता है, बहुत कठिन कार्य हो जाता है और फिजिक्स से आप बोर होने लगते हैं। फिजिक्स वास्तव में पबजी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा कुछ हमको यूट्यूब पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि बहुत मनोरंजक है। फिजिक्स में बहुत आनंद है। आप बहुत पढ़ेंगे, इसको पूरे मन से पढ़ेंगे, बस इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग मात्रक बनाना सीख रहे थे। आपने 3 चीज़ों का मात्रक बना लिया था। एक तो क्षेत्रफल का, दूसरा आपने बनाया था चाल या वेग का, और आपने तीसरा बनाया था आयतन का। आयतन का आपने मात्रक बनाया था। आयतन में 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन होता क्या है वास्तव में? आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, और कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है, जितना बड़ा आकार है उसका, जितना स्थान घेर लिया, वह उसका आयतन कहलाता है। गैसों का आयतन नहीं निश्चित होता, क्योंकि गैस को ना अगर छोटे से डिब्बे में रखो तो उनका आयतन जितना बड़ा डिब्बा है उतना बड़ा हो गया, जितना बड़ा डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। और बड़े से डिब्बे में कर दो तो पूरे डिब्बे में फैल जाते हैं, तो अपना आकार वो और बड़ा कर लेते हैं। तो गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है। तो आयतन क्या होता है? कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। आयतन के लिए आयतन में 3 चीज़ें होती हैं स्थान घेरने में। एक तो वह कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है। यही 3 विमाएँ मिल करके और बनाती हैं। तो तीनों जो विमाएँ हैं, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों दूरी हैं। दूरी का मात्रक एमकेएस पद्धति में तो मीटर होता है। तो तीनों का मात्रक हो गया मीटर। अगर हम आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब कि तीनों का जो मात्रक रहेगा मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर क्यूब मिल जाता है। ठीक, चलिए अब जानते हैं हम लोग आज घनत्व का मात्रक। हेडिंग डाल लीजिए, मात्रक बनाना, मात्रक का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ यूनिट। हम आज सीखते हैं घनत्व। घनत्व को कहते हैं डेंसिटी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेंसिटी। घनत्व जानते हो क्या होता है? कोई वस्तु कितना घना है, ये उसका घनत्व है। जैसे आप रुई ले लो 1 किलो और 1 किलो लोहा ले लो। रुई को आप देखोगे कि 1 किलो रुई इतना ज़्यादा स्थान घेर रहा है, इतना बड़ा हो गया, और 1 किलो लोहा इतने बड़े में सिमट गया। ज़्यादा घना कौन है फिर? लोहा है। लोहे के जो अणु हैं वो बहुत पास हैं, बहुत घने हैं। तो घनत्व लोहे का ज़्यादा है, रुई का घनत्व कम है। ठीक है, तो घनत्व को अंग्रेजी में कहते हैं डेंसिटी। अगर घनत्व किसका कितना है इसको अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? घनत्व के लिए एक सूत्र होता है। आपको अगर किसी का घनत्व निकालना है कि वह वस्तु कितना घना है, तो इसके लिए सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। सीबीएसई बोर्ड वाले इसको कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान को आयतन से भाग कर दो, जो मिलेगा वो उस वस्तु का घनत्व होगा। अच्छा सुनो, इससे एक और बात समझ में आता है। आयतन द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान तो निश्चित, अगर मान लें द्रव्यमान कांस्टेंट हो गया, आयतन जिस वस्तु का ज़्यादा हो जाएगा, आयतन मतलब स्थान जो घेर रहा है, अगर वह वस्तु ज़्यादा स्थान घेर रहा है, उसका आयतन का मान बढ़ गया तो घनत्व का मान कम हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा देखो, द्रव्यमान को जब हम लोग आयतन से भाग देते हैं तभी घनत्व मिलता है। आयतन से भाग करते हैं हम लोग घनत्व निकालने के लिए, और आयतन जिससे भाग करना है अगर उसका मान बढ़ गया तो भागफल कम हो जाता है ना। संख्या, अब 16 को भाग कर रहे हैं एक बार हम लोग 4 से तो हमको मिलेगा 4, और 16 को भाग करें 8 से तो हमको मिलेगा 2।
घनत्व हमारा 2 बचेगा। तो इसलिए आयतन का मान जितना ही कम होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा आता है। समझ में आता है कि वस्तु ज़्यादा घना है। पेट्रोल पंप पर जब आप जाते हैं तो आपको उस पेट्रोल का डेंसिटी भी एक चार्ट में लिखा हुआ मिलता है, 73 दशमलव कुछ या ऐसे ही लगभग में कुछ होता है पेट्रोल का घनत्व। अलग अलग कंपनी वालों का अलग अलग घनत्व होता है। जो ज़्यादा घनत्व वाला पेट्रोल होता है, घनत्व मतलब कितना, 1 लीटर आपने लिया दोनों का, 1 लीटर पेट्रोल आपने HP का ले लिया, 1 लीटर पेट्रोल आपने भारत का ले लिया। ये टंकी होता ना, HP का टंकी है या भारत का टंकी है या रिलायंस का है, तो आपने 1 लीटर पेट्रोल दोनों का ले लिया और दोनों के पेट्रोल को आप वजन कर लीजिए, उनका द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए। अब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा निकल जाएगा समझ लो उसका घनत्व ज़्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा उसका घनत्व ज़्यादा है। जिस पेट्रोल का घनत्व ज़्यादा होगा वो आपको ज़्यादा दूरी तय करवाएगा 1 ही लीटर में। ठीक है, तो ये होता है भाई घनत्व। अब इसका मात्रक कैसे बनाएंगे? द्रव्यमान का मात्रक MKS पद्धति में किलोग्राम होता है सर, जानते हो ना। और आयतन का मात्रक आपने पिछले वाले वीडियो में ज्ञात किया था, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मतलब घन मीटर। क्या मिला था? मीटर का पावर 3 मिला था MKS पद्धति में। CGS पद्धति में होता था सेंटीमीटर का पावर 3। 3 विमाओं का गुणा होता है, तीनों विमाएं मीटर में रहती हैं तो मीटर क्यूब मिल जाता है। और द्रव्यमान वजन ये किलोग्राम में होता है, तो इसका मात्रक आपको मिल जाता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। पेट्रोल टंकी पर अब की बार जा करके चेक कर लेना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और 73 दशमलव कुछ या ऐसे कुछ समथिंग में होता है। एग्जैक्ट क्या होता है ये टंकी पर जाके स्वयं देख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। तो वो आपके पेट्रोल का घनत्व है कि पेट्रोल आपका कितना घना है। ठीक है जी। अलग अलग द्रवों का घनत्व अलग अलग हो सकता है। अभी दूध और घी, 1 लीटर आप दूध ले लीजिए, 1 लीटर घी ले लीजिए, तो किसका घनत्व ज़्यादा होगा? घी का। ठीक है, इस तरीके से। अब जान लेते हैं बल। बल का विमा निकाल देते हैं। बल को अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं जी? फोर्स। बल क्या होता है? फोर्स कहते हैं इसको। और बल का जो डेफिनेशन है इस प्रकार से है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के गति अथवा गति की दिशा अथवा जड़त्व को या तो प्रभावित करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है। उसके गति को चल रहा है तो उसको प्रभावित करेगा, या उसके दिशा को इस दिशा में जा रहा है तो उसकी दिशा को बदल देगा, या उसके जड़त्व को। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व एक नया शब्द आपको मिल गया, यहीं लिख देते हैं जड़त्व। जड़त्व को अंग्रेजी में बच्चा कहते हैं इनर्शिया। और जड़त्व प्रत्येक वस्तु में विद्यमान एक गुण है। प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है ये कि अगर वस्तु विराम में है तो विराम में ही बना रहना चाहता है, अब गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बना रहना चाहता है, जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। ठीक है जी। ये गुण है कि जब वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। अब जैसे ये सपोज दैट ये मार्कर है हमारे हाथ में, तो ये मार्कर के पास भी, सभी वस्तुओं के पास अपना जड़त्व होता है, तो ये मार्कर के पास भी अपना जड़त्व है। अब ये क्या करेगा? हम इस पर बल लगा रहे हैं, ये विरोध करेगा। पहले देखो नहीं हिल रहा है, बल तो लगा रहे हैं, उंगली हमने लगा दिया है, इस पर बल भी आरोपित कर रहे हैं, लेकिन ये हिल नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है? ये विरोध कर रहा है। इसका विरोध तब खत्म होगा जब हम इसके बल से, जितना बल इसके पास है, इसके पास कितना बल है, इसका बल निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? तो इसका जितना वजन है, जितना द्रव्यमान है, उसमें गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर देंगे। ठीक है, वेट, जितना इसका भार है, जब हम इसके भार से, चलो भी भार को भी समझा देंगे, भार इसके बाद में भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है। तो ये अपने भार के बराबर बल लगाएगा, जितना इसका भार है उतना यह बल लगाएगा। जब इसके भार से ज़्यादा बल हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे तब ये गति की अवस्था में आ जाएगा। देखो बल क्या किया? गति में परिवर्तन कर रहा है। अभी जब ये मार्कर ऐसे रखा था तब इसका स्पीड कितना है, इसका वेग कितना है? 0 है।
रुका हुआ है ना, ये एकदम से स्थिर है, रेस्ट पोजीशन में है। और जब हम इस पर बल लगाए तो कुछ देर तक तो इसने विरोध किया, लेकिन जैसे ही इसके भार से ज़्यादा बल हमने लगा दिया तो ये गति की अवस्था में आ गया, गति की अवस्था में आ गया, ये चलने लग गया। ठीक है, इसको एक वेग प्राप्त हो गया, एक त्वरण प्राप्त हो गया। तो बल वह बाह्यकारक है जो किसी भी वस्तु के गति अथवा गति की दिशा अथवा जड़त्व मतलब अपने स्थिति में बने रहने का गुण को या तो प्रभावित कर देता है या प्रभावित करने की चेष्टा करता है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं न्यूटन काका ने, सर आइजैक न्यूटन फिजिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कई विषयों में अपने नियम दिए हैं। इन्होंने बल से संबंधित भी अपना एक नियम दिया था। इन्होंने कहा था कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, गत विषय के इन्होंने 3 नियम दिए थे, वो तीनों नियम आप जान जाएंगे, अभी हम लोगों को पढ़ना है। इन्होंने कहा था कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के अनुसार, लिख लीजिएगा आप सब अपने नोट्स में अगर लिख रहे हो तो, और नहीं तो जानकारी में रखना। न्यूटन के अनुसार पहली बात कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू M। F मीन्स बल, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, और M क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान। लिख देते हैं सब पर, ये क्या है, बल है, ये क्या है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती, और ये क्या है, द्रव्यमान है। न्यूटन ने क्या कहा कि किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम F का मान बढ़ाएंगे तो M का मान बढ़ेगा, M का मान बढ़ाएंगे तो F का मान बढ़ जाएगा। अब किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं, M क्या है, द्रव्यमान है, वो 5 किलोग्राम का वस्तु है। ठीक है, अब हमने उसके द्रव्यमान को बढ़ा दिया, 10 किलोग्राम कर दिया, तो हमारा बल भी तो ज़्यादा लगेगा, है जी, है बात कि नहीं? तो पहला नियम यह था कि लगाया गया बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ये पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। चलो त्वरण आ गया तो त्वरण से आप त्वरण का बीमा भी निकाल दो। अभी त्वरण आपने नहीं पढ़ा था कि त्वरण क्या है। त्वरण बड़ा बढ़िया सुंदर सा शब्द है, त्वरण, अपने बच्चे का नाम रख लेना त्वरण। मजाक कर रहे थे। एक्सीलरेशन कहते हैं इसको, त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलरेशन। आपके बाइक में जो लगा होता है ना, खींचते हो इसे, वो एक्सीलरेटर है, वो त्वरित करने वाला है। त्वरण क्या होता है? ये वेग परिवर्तन का दर होता है, वेग परिवर्तन का दर। देखो, एक समान गति और असमान गति, दो प्रकार से गति होती है। एक समान गति मतलब कि आपकी गाड़ी में आपने 40 का स्पीड, उसको बाइक में मीटर लगा होता है और बाइक का मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। आपका कांटा अगर 40 पर पहुंच गया तो समझ लो कि आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल आपने प्राप्त कर लिया है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर आप जाएंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर जाएंगे, अगर आपके बाइक का कांटा 40 पर है तो। ये MKS पद्धति में नहीं है, ये फिजिक्स की भाषा में नहीं है। कभी आपको इसे किलोमीटर प्रति घंटा में दे चाल तो उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को मीटर में करोगे 1000 से गुणा, और घंटा को सेकंड बनाओगे तो पहले 60 से गुणा करोगे तब मिनट, फिर 160 से गुणा करोगे तब सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। या शॉर्टकट में बच्चे क्या करते हैं, 40 में 5/18 का गुणा कर देते हैं, बस ये मीटर पर सेकंड में बन जाता है। ये शॉर्टकट तरीका होता है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाना। और फिजिक्स में हमको मीटर पर सेकंड ही चाहिए। लंबाई का MKS पद्धति में मात्र मीटर होता है, किलोमीटर पद्धति से बाहर है। ठीक है, तो किलोमीटर नहीं रखना होता है। तो ये त्वरण जानते हो क्या होता है? वेग परिवर्तन का दर। आप चल रहे हैं 40 की स्पीड में, और 40 की स्पीड को बनाए रखिए, तब तो आपकी गति एक समान है। और आप 40 की स्पीड में चल रहे हैं, अचानक फ़ोन आया कोई घर से, पापा का, जल्दी से आ जाओ पापा बाइक मांग रहे हैं, तब आप डरे और आपने तुरंत एक्सीलरेटर खींच दिया तो कुछ समय लगा
2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड कुछ समय लगा और आपके बाइक का जो कांटा 40 पर था ना वो पहुंच गया कहाँ, 60 पर। क्या हुआ इस जगह पर? इस जगह पर वेग का परिवर्तन हुआ है। वेग जो आपका 40 था वो 60 पहुंच गया, मतलब परिवर्तित हो गया और कुछ समय लिया, कुछ समय लगा 40 से 60 पहुंचने में। यही त्वरण है, वेग में परिवर्तन। वेग परिवर्तन को यदि हम समय से भाग दे दें, कितना वेग परिवर्तन हो गया है और इतना वेग परिवर्तन होने में कितना समय उसने ले लिया है, तो ये क्या है बेटा, ये त्वरण है। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं और स्मॉल ये से इसको प्रदर्शित करते हैं सांकेतिक भाषा में। स्मॉल ये वेग परिवर्तन बटा समय। अब वेग परिवर्तन कितने का हुआ और उतना वेग परिवर्तन होने में कितना समय लगा, इसी से भाग करना है। बस अपने मात्रक को आपको अभी कभी त्वरण निकालने के लिए आ जाए। वेग में जो परिवर्तन हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गया, तो आप कहेंगे सर जी वेग परिवर्तन 20 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ है, 60 में से 40 घटा दोगे, 20 से तो बढ़ा है वेग। परिवर्तन कितने का हुआ, 20 का, बढ़ा है 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग परिवर्तन हुआ है और 5 सेकंड का समय लगा है। 5 सेकंड का समय लगा है। परिवर्तन कितने का हुआ, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लगा है, 5 सेकंड। बस तुरंत ऐसे भाग मत कर देना, ये तरीका सरासर गलत है बेटा। देखो ऊपर वाला जो मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और नीचे का जो समय है सेकंड में है, भाग नहीं कर सकते आप। सबसे पहले आपको इसका मात्रक एक समान करना होगा। ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तब फिर सेकंड से भाग करना और तब आपको जो मिलेगा वो होगा त्वरण। चलिए ये सब त्वरण तो निकालते रहेंगे, हम लोगों को मात्रक ज्ञात करना है। अभी जब सिलेबस पढ़ेंगे तब ज्ञात कर लिया जाएगा। अभी इसका मात्रक निकालना है। इसका मात्रक हो जाएगा, ये वेग आपका रहेगा मीटर पर सेकंड में, एमकेएस पद्धति के अनुसार मीटर प्रति सेकंड, और ये जो समय है ये रहेगा सेकंड में। अब ऊपर देखो मीटर प्रति सेकंड, ऊपर 1 है, नीचे भी 1, मतलब 2 हो गया। 1 यहाँ लगा है, 1 यहाँ, तो ये वाला सेकंड भाग करके नीचे आएगा, तो कुल मिला के आपको मिल जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊपर का जो ये सेकंड है ये नीचे जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको शॉर्टकट में m/s स्क्वायर, इस तरह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग बल पढ़ रहे थे, गति विषयक दूसरा नियम, यहीं से त्वरण की उत्पत्ति होती है। तो न्यूटन ने कहा कि उस पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, और फिर उन्होंने कहा दूसरी बात कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल F उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये त्वरण ही तो है, वेग का परिवर्तन ही तो है। वस्तु ऐसे रखा हुआ था, इसका वेग 0 था, आपने बल लगाया और इसको एक वेग मिल गया, कुछ समय लगा, 5-10 सेकंड तक आपने बल को लगाए रखा, तो इसको एक अच्छा खासा वेग मिल जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, वेग का परिवर्तन हो रहा है, 0 से ये हीरो बन रहा है, मतलब 0 से कुछ आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो वेग का परिवर्तन हो रहा है और कुछ समय लग रहा है, तो त्वरण है ये। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, तो न्यूटन ने कहा कि उस पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दूसरी बात उन्होंने कही, जितना ज्यादा आप बल लगाएंगे उतने ज्यादा त्वरण भी होगा। प्रोपोर्शनल ये जो लगा हुआ है अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब यही होता है कि F का मान बढ़ाओगे तो ये का मान बढ़ जाएगा, है ना। अब हम ये वस्तु है, इस पर अगर हम थोड़ा सा बल लगा रहे हैं तो ये चल रहा है, अब ज़्यादा बल लगा दें तो ये कमरे के उस पार पहुंच जाएगा, और ज़्यादा बल लगा दें तो ये बहुत दूर हो जाएगा। हनुमान जी की तरह ताकत आ जाए तो इसको हम दुनिया का एक चक्कर लगवा देंगे। ठीक है, तो ये बल, जितने ज़्यादा बल लगाएंगे इसको उतने ज़्यादा इसका त्वरण इसको प्राप्त होगा और उतने ज़्यादा स्पीड से ये गति करना शुरू करेगा। तो न्यूटन काका ने ये दोनों बातें कही, एकदम शाश्वत सत्य बातें हैं। अब क्या किया गया कि इन दोनों समीकरणों को, ये जो F प्रोपोर्शनल टू m है, फिर F प्रोपोर्शनल टू ये है, इन दोनों को मिला दिया गया, तब हमको मिल गया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे बहुत प्यार से, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, और जो भाषा बोल रहे थे ना उस भाषा को भी नोट करना है। इसमें भाषा लिखेंगे, किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उसमें उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात तब ये लिखेंगे।
फिर दूसरे बात में लिखेंगे किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात तब ये लिखेंगे। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर फिर आप लिखेंगे यह प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। इन दोनों को मिलाओगे यम और ये को, तो यम ये, आई एम कृष्णर अय्यर एम ये नारियल पानी वाला, यम ये। अच्छा, यह प्रोपोर्शनल टू एम ये। एक बात जान लो, प्रोपोर्शनल को हटाना है तो हमको एक नियतांक लेना पड़ता है, ये रिवाज है। कभी भी ये अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए हमको एक नियतांक, एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। अगर इसको हटा करके बराबर लगाना है तो नियतांक लेंगे। क्या नियतांक लिया गया? न्यूटन काका ने इसमें नियतांक लिया के। इन्होंने कहा कि भैया एक नियतांक ले लो के। बाद में इन्होंने और प्रयोग किया, प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध हुआ कि के बराबर 1 होता है। के बराबर क्या होता है? 1। तो फार्मूला आपको मिल गया F इज इक्वल टू एम ये, जहां F क्या है? बल है, m क्या है? द्रव्यमान है, ये क्या है? त्वरण है। अब चलो बल का मात्रक भी निकालते हैं। यहाँ बोर्ड दिख रहा है इस जगह पर, ठीक है। चलो बल का मात्रक निकालते हैं। F इज इक्वल टू होता है m ये। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा m का मात्रक किलोग्राम सर, और ये का मात्रक, ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक अभी आपने निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुल मिला के बन गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका? बल का मात्रक, F का मात्रक बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये एक सारा काम न्यूटन काका ने किया था ना, तो उन्होंने इसको अपना नाम दे दिया। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को उन्होंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? अपना ही नाम। उनका नाम था न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, अर्थात बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। लेकिन वास्तविकता में एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये हो गया जी बल। अब चलिए कुछ और चीजों को जान लेते हैं। चलिए अब सीखते हैं हम लोग आगे, और कुछ राशियां हैं जिनका मात्रक बनाना। अब अगले नंबर पे आता है दाब। दाब को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेशर, है ना। आपके दिमाग में भी बहुत प्रेशर होता है, बड़ा प्रेशर है, बड़ा प्रेशर है। प्रेशर मीन्स दाब होता है। दाब वास्तव में होता क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, या किसी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, किसी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। अर्थात देखो, सबसे पहले ये जान लो कि दाब को P से व्यक्त करते हैं, इसको P से व्यक्त करते हैं। और क्या होता है? P अनुपात होता है किसी भी क्षेत्रफल पर लगने वाला बल F और उस क्षेत्रफल का F बाई ये। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास इतना बड़ा क्षेत्रफल है। अब भाई इससे बड़े क्षेत्रफल पर हम बल भी नहीं लगा सकते, और हम इस पर ये बल लगा रहे हैं, ये बल लगा रहे हैं, तो इस जगह पर कितना दाब उत्पन्न हुआ है ये निकालना है अगर, तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जितने पर बल लग रहा है, जितने पर बल लग रहा है उसका क्षेत्रफल, और कितना बल लग रहा है। ठीक है जी, ये जरूरी है, कितना बल लग रहा है ये जरूरी है। दाब, ठीक है। यहां से अगर इसका मात्रक बनाते हैं हम लोग, एक बात जान लो, क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो दाब का मान घट जाएगा। जानते हो, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब का मान घट जाएगा। जैसे लोहे का कील आता है ना, आप सब हथौड़ी से इसे दीवार में ठोकते हैं, उसमें नीचे का क्षेत्रफल जो होता है, जो जिसको दीवार में जाना है, वो बहुत कम होता है, और जिसका क्षेत्रफल जितना कम वो उतने आसानी से दीवार में चुभ जाता है। ऐसा होता है ना। नीचे का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दें, एकदम बारीक सा उसका नुकील, उसको जो है उसके आगे का सिरा नुकीला ना रख करके चौड़ा कर दें, तब आपको कहें कि चलो भैया हथौड़ी से ठोको इसको दीवार में, बहुत कठिन काम हो जाएगा। क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इस वजह से क्या होता है, क्षेत्रफल का मान जब घट गया तो दाब का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा।
भाई पहले हम भाग कर रहे थे नीचे वाले, ये नीचे है ना, मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करना है। पहले हम भाग कर रहे थे इसको 10 से, ये 50 न्यूटन का सपोज दैट हम बल लगा रहे हैं। अब 10 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, तो 10 से जब हम 50 को भाग करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। हमने क्षेत्रफल को घटा के 5 कर दिया, 5 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है और 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो दाब कितना आ जाएगा? 10। दाब हमारा डबल हो जाएगा, जस्ट डबल। अच्छा, दाब का मात्रक, एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहते हैं। और प्रति, ये का मात्रक ये क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये मतलब होता है एरिया। एरिया मीन्स क्षेत्रफल। एफ मतलब होता है फोर्स, फोर्स मीन्स बल। पी मतलब क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर मीन्स दाब। मात्रक बनाएंगे तो एफ का मात्रक न्यूटन और ये का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। निकाले थे तुम लोग, मात्रक मिल गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना काटना पड़ेगा। चलिए, दाब के बाद में हम लोगों को जानना है कार्य। कार्य, कार्य को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क। कार्य क्या होता है? किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित कर देना। किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित कर देना कार्य कहलाता है। ठीक, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप बल लगा रहे हैं, एक बड़ा सा कोई पत्थर है, उसके ऊपर आप दोनों हाथ से बल लगा रहे हैं, इसे बल लगा रहे हैं, तो आप बल लगा रहे हैं इस दिशा में सीधे, ये बड़ा सा पत्थर है और आप इस पर बल इस दिशा में लगा रहे हैं, सीधे सीधे बल लगा रहे हैं, लेकिन ये पत्थर इधर ना जा करके ये थोड़ा सा लुढ़क गया, इस तिरछा भाग गया। ये पत्थर, बल आपका इस दिशा में है, पत्थर इस दिशा में भाग गया। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित कर देना कार्य कहलाता है। कार्य को हम लोग W से व्यक्त करते हैं और W बराबर होता है F इंटू डी। यदि बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है या सीधे सीधे ये जा रहा है तब, और अगर कहीं किसी कोण पर घूम गया है तब बन जाता है एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा उल्टा से डरना मत, अभी ऐसे सूत्र जान लो, ये भी बहुत आसान है, सब सिखा देंगे। कॉस थीटा, थीटा क्या है? कोण है। कोण आपने बनाया होगा और नहीं भी बनाए होगे तो बता देंगे जी, डरना मना है। W इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। अब इसका चलिए मात्रक बनाते हैं। इसका जो मात्रक बनेगा एफ का मात्रक क्या होता है जी? न्यूटन होता है सर। डी का मात्रक क्या होता है? डी इसमें यहाँ पर लिख देते हैं, डी है डिस्टेंस, जिसको कहते हैं दूरी। एफ क्या है? फोर्स। डब्लू क्या है? वर्क, मतलब कार्य। ठीक है, अब आपने उस वस्तु पर बल लगाकर कितनी दूरी तक विस्थापित किया? आपने 10 न्यूटन का बल लगाया, 5 मीटर खिसकाया, तो 10 पचे 50 जूल का कार्य आपका हो जाएगा। अच्छा सुनो, न्यूटन और डी होता है मीटर, न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। कॉस थीटा ये कोण है, कोण का मान है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, तो न्यूटन मीटर ये हो गया जी। न्यूटन मीटर को चूंकि एक वैज्ञानिक थे जूल, तो उन्होंने इस पर बड़ा मेहनत किया था, तो इसलिए इसको उनके नाम पर जूल भी कहा जाता है। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल। तो कार्य का मात्रक क्या होता है जी? जूल। ठीक है, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग ऊर्जा। तुम लोग बहुत ऊर्जा खर्च करवाते हो, हमारा दिख रहा है यहाँ। अच्छा, ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा को कहते हैं एनर्जी। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा काम और भी कर लो। एक चीज होता है शक्ति, आपने सुना होगा शक्ति को कहते हैं पावर। कितना पावर है इसके पास? पावर क्या होता है? एकांक समय में किया गया कार्य।
1 सेकंड में कितना काम कर लेता है, वो कहलाता है पावर। एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। मतलब अगर जो है W कार्य करने में शक्ति को P से, इसको भी P से व्यक्त करते हैं, शक्ति को भी। आप प्रेशर और शक्ति में कंफ्यूज मत होना, जहाँ शक्ति की बात होगी वहाँ पर P से ही लिख लेना, और जहाँ प्रेशर की बात होगी, दाब की बात होगी, वहाँ पर भी P से लिख लेना। तो दोनों को P से लिखा जाता है। इसको P से लिखते हैं यदि W कार्य करने में T समय लगा है। इस बात को नोट करना रहेगा इसमें, यदि W कार्य हुआ है और W कार्य करने में समय जो लगा वो T सेकंड का समय लगा, तो ये पावर P बराबर हो जाएगा W/T। P बराबर क्या हो जाएगा, W/T। W होता है, W का मात्रक जूल और T का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक जूल पर सेकंड, या फिर देखो चूंकि कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी तो होता है, न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, तो इसको न्यूटन मीटर पर सेकंड भी कहा जा सकता है। न्यूटन मीटर पर सेकंड, शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर पर सेकंड। और सूत्र क्या होता है, P = W/T, एकांक समय में किया गया कार्य। इन सभी चीज़ों को नोट कर लेंगे और इसको 2-3 बार आप पढ़ करके याद कर लेंगे हमेशा के लिए, तब काम आसान होगा। अब चलो जानो ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, और इसको E से व्यक्त करते हैं, E से। आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, उन्होंने कहा था E = होता है mc²। यहाँ m क्या है, द्रव्यमान होता है, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का वेग। अगर आपको व्यय ऊर्जा निकालना है कि कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, E का मान निकालना है, तो कितना द्रव्यमान है, उसके द्रव्यमान में प्रकाश के चाल का गुणा कर दीजिए तो ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसका हम लोग मात्रक बनाएं तो यम का मात्रक, यम क्या है, द्रव्यमान है, मास, ये लिख दें, हिंदी में भी लिख दें भाई, प्रकाश का वेग। अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो तुम लोग पोर्ट्रेट मोड में देखना इस तरीके से, तब दिखेगा। और मास मीन्स होता है द्रव्यमान, राइटिंग वैसे भी हमारी माशाल्लाह है। अब इसका मात्रक निकाल लेते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और c प्रकाश का वेग है, इसका मात्रक रहेगा मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और एक बात इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तब इसका मात्रक बन जाएगा किलोग्राम, और मीटर प्रति सेकंड पर स्क्वायर लगा है, मतलब कि मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसका मात्रक भी जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक है, किया गया कार्य बराबर होता है व्यय ऊर्जा के, किया गया कार्य बराबर व्यय ऊर्जा के, इसलिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, यम के इस पद्धति में जूल। ठीक, चलो नोट कर लो।